इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ मेल क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे ना कि रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ फीमेल क्या होता है। देखिए मेनली हम लोग जान लेते हैं ना कि रिप्रोडक्शन करना क्यों जरूरी होता है। तो देखिए यहाँ लिख भी दिए हैं कि रिप्रोडक्शन करने से देखिए ये अपने अगली पीढ़ी को बढ़ा सके। रिप्रोडक्शन क्यों होता है, प्रजनन क्यों होता है कि हम लोग अपने अगली पीढ़ी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देखिए यही नॉर्मली रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ फीमेल होता है। इसको नॉर्मली दो भाग में, इसके बारे में हम लोग बहुत डीपली पढ़ेंगे और इसको दो भाग में नॉर्मली बांट दिया गया है। जो भी इसके सेंस और सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए एक हम लोग पढ़ेंगे ना कि मादा युग्मक कैसे तैयार होता है, मादा युग्मक जिससे कि बच्चा बन सके, मादा युग्मक कैसे तैयार होता है तो उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक प्रजनन तंत्र कहते हैं। और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसको हम लोग द्वितीयक प्रजनन तंत्र कहते हैं। देखिए जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है ना हम लोग नॉर्मली इसमें ये देखेंगे ना कि मादा युग्मक कैसे तैयार होता है और सेकेंडरी में ये पढ़ेंगे कि मादा युग्मक तैयार करने में कौन कौन से हार्मोन्स मदद करते हैं। तो नॉर्मली इनमें से कौन कौन से, एक तरह से देख लीजिए तो सेकेंड सेक्स ऑर्गन हम लोग को इसमें हार्मोन्स के बारे में ही पढ़ना है। इसमें हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है और इसमें मादा युग्मक कैसे तैयार होता है उसके बारे में पढ़ना है। देखिए तो हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में सबसे पहले पढ़ते हैं ना, एक सबसे पहले नाम आता है जिसको ओवरी या अंडाशय कहा जाता है। ओवरी या अंडाशय कहा जाता है, यही होता है ओवरी। देखिए नॉर्मली ओवरी की संख्या कितनी होती है, ओवरी की संख्या 2 होती है, यहाँ लिख दिए हैं, और ओवरी की संख्या 2 होती है। और यही देखिए ये ओवरी क्या होता है ना, ये ओवरी मुख्य जनन अंग होता है। जैसे पुरुषों में आप लोगों को बताया था टेस्टिस मुख्य जनन अंग होता है पुरुषों में, उसकी भी संख्या कितनी होती है 2। वैसे ही जो मादा में भी है ना ओवरी की संख्या कितनी होती है 2, और ये भी मुख्य जनन अंग होता है, मुख्य जनन अंग होता है। देखिए ओवरी क्या होता है, मुख्य जनन अंग होता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ना इसमें फ्लोपियन ट्यूब, ये वाला भाग जो होता है ना, देखिए ये वाला और ये वाला भाग, ये दोनों वाला भाग क्या है, ये और ये वाला भाग फ्लोपियन ट्यूब होता है। नॉर्मली यहाँ लिख दिए फ्लोपियन ट्यूब। और जो फ्लोपियन ट्यूब है ना, देखिए जो फ्लोपियन ट्यूब की जो लंबाई होती है ना लगभग 10 से 13 सेंटीमीटर लगभग लंबा होता है। ये 10 से 13 सेंटीमीटर लगभग लंबा होता है। और तीसरा जो होता है ना ये यूट्रस जिसको हम लोग गर्भाशय कहते हैं, ये क्या होता है, ये यूट्रस। और इसी यूट्रस में ही बच्चा पलता बढ़ता है। बच्चा को नॉर्मली भ्रूण कहा जाता है और इसी यूट्रस में क्या होता है, बच्चा पलता बढ़ता है। तो देखिए जो प्राइमरी में हम लोग को पढ़ना है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में पढ़ना है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में हम लोग को ये पढ़ना है, पहला ओवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मुख्य जनन अंग होता है ओवरी। दूसरा पढ़ना है फ्लोपियन ट्यूब और तीसरा पढ़ना है यूट्रस। देखिए ओवरी में हमेशा क्या रहते हैं, अंडा रहता है। अंडाशय में क्या रहता है, अंडा रहता है। इन ओवरी में क्या रहते हैं, वो अंडा रहते हैं। और देखिए ये अंडा बनते नहीं है। देखिए ये जब कोई छोटी लड़की होती है अपने माँ के सिक्कम यानी माँ के पेट में रहती है ना, पेट नहीं कह सकते, यूट्रस में रहती है ना, तभी उसके अंडाशय में अंडा रहता है। लेकिन एक सर्टेन एज आता है ना, उस एज में इन अंडा का विकास होने लगता है। विकास कहिए तो या फिर निर्माण कहिए तो, इसलिए क्या होता है इसी में ओवरी में क्या होता है, अंडाशय में अंडा का क्या होता है, निर्माण होता है। निर्माण कौन कराता है, इस निर्माण कराने में मदद कौन करता है, वो हम लोग को सेकेंडरी वाले चीज़ें में पढ़ना है। सेकेंडरी वाले में जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये तीनों क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। और हार्मोन्स ही क्या करते हैं, इसको मतलब भ्रूण बनने में इसकी मदद करते हैं। तो ये क्या होते हैं, बहुत हम लोग को अच्छा से इसमें पढ़ना है। फिलहाल देख लीजिए जो ये ओवरी होता है ना, ओवरी को नॉर्मली ओवरी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और ओवरी को अंडाशय कहते हैं और इसी में क्या होता है, अंडा होता है। देखिए बाबू, और ये होता है फ्लोपियन ट्यूब, ये 2 फ्लोपियन ट्यूब होते हैं। और ये होता है यूट्रस को गर्भाशय कहते हैं। और बच्चा का जो भी पालन पोषण होता है, बच्चा इसी में पलता और बढ़ता है। देखिए हम बता रहे हैं ना, ये जो ओवरी है ना, दोनों ओवरी कभी भी एक साथ काम नहीं करता है। ये दोनों ओवरी कभी भी एक साथ काम नहीं करता है। अगर 1 मंथ में यह काम करेगा ना, तो सेकेंड वाले मंथ में कौन ओवरी काम करता है, ये वाला ओवरी काम करता है। दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करता है। आइए थोड़ा सा आप लोग को बताते हैं ना कि ओवरी में क्या होता है। देखिए ये जो द्वितीय सेक्स ऑर्गन होता है ना, ये नॉर्मली ये हार्मोन्स होते हैं जो ओवरी से लेकर और यूट्रस तक जो भ्रूण बनने में होता है ना, उसमें ये मदद करते हैं। भ्रूण बनने के ये चाहे भ्रूण से बाहर निकलने की प्रक्रिया तक के जो भी मदद करते हैं, ये सब हार्मोन्स ही मदद करते हैं, जिसको एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन कहा जाता है। देखिए वो हम आप लोग को बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो होता है ना, ये पूरे हमारे शरीर की जितनी ग्रंथियां होती है ना, सारे ग्रंथियों को एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो पीयूष ग्रंथियां में पाया जाता है, वही कंट्रोल करता है। देखिए जब
प्यूबर्टी एज आता है ना, प्यूबर्टी एज, तो नॉर्मली प्यूबर्टी एज में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन निकलना शुरू होता है। जैसे हम आप लोग को बताए थे कि आगे वाली वीडियो में बता देंगे कि प्यूबर्टी एज क्या होता है। तो इसमें देखिए प्यूबर्टी एज में एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, निकलना शुरू होता है। जैसे मेल में एक प्यूबर्टी एज आता है, सर्टेन एक एज आता है जिसमें कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन निकलना शुरू होता है, हम उसके बारे में बताए थे। देखिए ये हम इसका मुख्य जनरली नॉर्मली अंग समझ लिए। देखिए जो ओवरी होता है ना, बहुत पतली एक झिल्ली यूट्रस से जुड़ा होता है जिसको हम लोग मेसोवेरियम झिल्ली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, मेसोवेरियम झिल्ली कहते हैं। ये भी मेसोवेरियम झिल्ली और ये भी क्या होता है, एक मेसोवेरियम मेम्ब्रेन होता है जो एक बहुत पतली झिल्ली होती है जो नॉर्मली ओवरी से क्या होता है, ये जुड़ा होता है। देखिए ये वाला जो भाग हम बनाए ना, ये जो लाल लाल कलर का आप लोग को दिख रहा होगा, यूट्रस का नॉर्मली 3 गो परत पाया जाता है। यूट्रस का जो परत होता है ना बाबू, वो 3 परत होता है। जो सबसे बाहरी वाला परत होता है ना, सबसे बाहरी वाले परत को हम लोग कहते हैं पेरीमेट्रियम कहा जाता है। सबसे बाहरी वाली परत को, सबसे ये वाला जो काला वाला ब्लैक कलर से हम बताए, देखिए ये वाला सबसे बाहरी वाला परत क्या होता है, ये पेरीमेट्रियम होता है। अंदर वाला जो भाग होता है ना, वो मायोमेट्रियम कहलाता है। अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, मायोमेट्रियम कहलाता है। और जो सबसे उसके बाहर वाला, सबसे अंदर इधर वाला जो भाग होता है, वो सबसे आंतरिक भाग, ये मध्य भाग कहलाता है। और जो आंतरिक भाग होता है ना, इसको इंडोमेट्रियम कहा जाता है। इसको इंडोमेट्रियम कहा जाता है। देखिए जो कभी कभी सुने होंगे आप लोग को यूट्रस कैंसर हो गया। जो यूट्रस कैंसर होता है ना, वो नॉर्मली इसके बीच वाले भाग में ही मायोमेट्रियम में ही होता है, जिसको हम लिख दिए हैं यूट्रस में मायोमेट्रियम ही कैंसर को रूप लेता है। देखिए जब कोई पीरियड्स आता है ना, पीरियड्स, तो पीरियड्स में क्या होता है ना, जो ये इंडोमेट्रियम है ना, ये इंडोमेट्रियम क्या होने लगता है, टूटने लगता है। ये इंडोमेट्रियम क्या होता है, टूटने लगता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों टूटता है, कब और कैसे टूटता है। फिलहाल ये सारी चीज़ें हम इसके जितने भी भाग होते हैं, मेन भाग, वो सारी चीज़ें हम आप लोग को बता दे रहे हैं। जो इंडोमेट्रियम होता है ना, ये आंतरिक भाग टूटता है। और यही जब टूटता है ना, तो पीरियड या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल कह सकते हैं। पीरियड या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो लड़कियां होती हैं या फिर महिलाएं, उनको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं है बाबू जिसको पीरियड्स के दौरान दर्द ना हो। ये नॉर्मली ये होते हैं ना, इंडोमेट्रियम यही टूटते हैं। और जो भी यहाँ रहते हैं ना, ओवम, जो निष्क्रिय हो जाते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन करने के वो काम नहीं आते हैं, वो क्या करता है, यही जब टूटता है ना, तो आंतरिक परत जब ये टूटता है, इंडोमेट्रियम टूटता है, तो उसके साथ ये क्या होने लगते हैं, बाहर आने लगते हैं। इसके साथ ये क्या करते हैं, बाहर आने लगते हैं। एकदम से ये टूट के एकदम से एक साथ बाहर नहीं आ जाते हैं, ये थोड़ा थोड़ा करके बाहर आते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग आप लोग को ये बताते हैं ना, सेकेंडरी सेक्स जो ऑर्गन होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होता है, उसमें नॉर्मली 3 तरह का हार्मोन होता है। पहले एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। देखिए ये प्यूबर्टी एज में निकलता है। हम आप लोग को अभी बता देते हैं कि प्यूबर्टी एज क्या होता है। देखिए जो एस्ट्रोजन होता है ना, जब ये पीरियड्स स्टार्ट होता है ना, ये एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, पीरियड्स को स्टार्ट कर देना, नॉर्मली स्तन का उभार कर देना। और जो लड़कियों का आवाज़ होता है ना, उस आवाज़ को क्या कर देना, पतला कर देना। ये एस्ट्रोजन का ही काम करता है। एस्ट्रोजन नॉर्मली मेन काम होता है जो पीरियड्स को क्या कर देना, स्टार्ट कर देना। दूसरा स्तन को उभार कर देना। और तीसरा क्या कर देता है, ये आवाज़ को पतला कर देता है। देखिए ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है ना, मान लीजिए प्रोजेस्टेरोन का क्या काम होता है, जब कभी यूट्रस में भ्रूण जब बन जाता है ना, भ्रूण जब बन जाता है ना, तो प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देखिए ये जो भी भ्रूण रहता है ना, भ्रूण यानी कि जो भी पेट कर रहे हैं बार बार, जो भी यूट्रस में बच्चा पल रहा होता है ना, वो नॉर्मली वो एक झिल्ली के अंदर होता है जिसको इम्यूटिक सेक कहते हैं, जिसको इम्यूटिक सेक करते हैं। उसको प्रोटेक्शन देने का काम, उसको प्रोटेक्ट करने का काम जो होता है ना, वो प्रोजेस्टेरोन ही काम करता है। और रिलैक्सिन यह काम करता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब भ्रूण बाहर आता है ना, माँ के सिक्कम से जब बाहर आता है, तो उसको बाहर लेके आने में माँ को एक इंटरनली क्षमता प्रदान करने का जो काम करता है ना, वो रिलैक्सिन करता है। देखिए नॉर्मली जब रिलैक्सिन की मात्रा बॉडी के अंदर कम हो जाएगी ना, तो जो भी महिला होती है उसके अंदर इतना क्षमता नहीं बच जाता है ना कि खुद से क्या करे, वो खुद से जो यूट्रस में बच्चा पड़ रहा था उसको बाहर कर सके। फिर वो जो ऑपरेशन के चांसेस आती है, जो ऑपरेशन होता है उसमें उसको सीजरिंग कहा जाता है। जो सीजरिंग का चांसेस आता है ना, ये बॉडी के अंदर रिलैक्सिन की मात्रा की कम हो जाने की वजह से आता है। नॉर्मली देखिए रिलैक्सिन की मात्रा कब कम होती है, वो जब प्रेगनेंसी के दौरान जब कोई महिलाएं बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है ना, तो ये जो ग्रंथि होता है ना, जो ग्रंथि होता है जो हार्मोन्स को डेवलप ही नहीं कर पाता है, निकाल ही नहीं पाता है। देखिए और इन सारे ग्रंथियों को सिग्नल भेजने का काम, यानी कि स्टार्ट करने का काम जो होता है ना, कंट्रोल करने का काम या फिर स्टार्ट करने का जो भी काम होता है, ये पीयूष ग्रंथि जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। समझ में रहा? इतना आप लोग एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आगे का जो फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में आप लोग को बताते हैं। हम लोग देखेंगे ना कि प्यूबर्टी एज मेल का कितना होता है और फीमेल का कितना होता है प्यूबर्टी एज। देखिए जो नॉर्मली मेल का प्यूबर्टी एज होता है ना, वो 12 से 16 ईयर तक होता है। 12 से 16, देखिए 12 से 16 इसलिए वेरी करता है ना, ताकि ये कुछ खान पान पे डिपेंड करने लगता है। देखिए नॉर्मली 12 से 16 साल होता है जो
प्यूबर्टी एज होता है। प्यूबर्टी एज में क्या होता है, इसमें आवाज़ मोटा होने लगता है और शरीर पर बाल आने लगते हैं। जो ये थ्रोट एप्पल है ना, ये लड़कों का बाहर आने लगता है, बाहर हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो इतना क्या होता है, ये प्यूबर्टी एज होता है। नॉर्मली इसमें ना देखिए इस एज में ना यहाँ तक नॉर्मली एक किसी भी लड़के के अंदर एक बच्चा पैदा करने की कैपेबिलिटी आ जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय वो टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। स्पर्म, उसके अंदर से स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, बनना शुरू हो जाता है। तो देखिए फिजिकली और मेंटली जब कोई लड़का 12 से 16 साल का हो जाता है ना, तो उसके अंदर बच्चा पैदा करने की कैपेबिलिटी क्या होती है, आ जाती है। पहचान उसका क्या होता है कि उसका एज 12 से 16 साल होगा, आवाज़ क्या हो जाएगा, उसका मोटा हो जाएगा, शरीर पर बाल आने लगेंगे और उसका जो थ्रोट एप्पल होता है ना, वो बाहर हो जाता है। देखिए फीमेल में जो पुबर्टी एज होती है ना, ये 10 से नॉर्मली 14 साल पे होता है, 10 से 14 साल पे होता है। उन लोग का आवाज़ क्या होने लगता है बाबू, पतला हो जाता है और उनके पीरियड्स चालू हो जाते हैं, पीरियड्स चालू हो जाती है। फिर कह सकते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, चालू हो जाता है और उनके स्तन का क्या होने लगता है, उभार होने लगता है। देखिए नॉर्मली इस एज में माना जाता है ना, इनके भी एज में माना जाता है कि कोई एक महिला या फिर कोई एक लड़की एक बच्चा पैदा करने की कैपेबिलिटी क्या आ जाती है, उसके अंदर आ जाती है। नॉर्मली यही प्यूबर्टी एज होता है, इसके अलावा प्यूबर्टी एज दूसरा कुछ नहीं होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे ना फर्टिलाइजेशन या निषेचन कैसे होता है और एक भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। देखिए हम लोग जानते हैं ना कि दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करता है। एक बार यह ओवरी काम करता है तो एक बार मान लीजिए 1 मंथ में ये काम कर रहा है तो उसका अगले मंथ में क्या काम करेगा, ये काम करेगा। फरवरी में ये कर रहा है तो मार्च में ये, अप्रैल में ये, तो फिर मई में ये, एटेंडमली एक एक करके इंडिविजुअली ये कार्य करता है। देखिए मान लीजिए ना कि इस बार इस मंथ में ना ये कौन सा ओवरी काम कर रहा है, इधर वाला ओवरी काम कर रहा है। तो देखिए जब इधर वाला ओवरी होगा ना तो इसमें ओवम का क्या होगा, वो विकास होने लगेगा। ओवम का हम नॉर्मली पुबर्टी एज की बात कर रहे हैं। पुबर्टी एज के पहले ओवम का विकास नहीं होता है, लेकिन ओवम ओवरी में पहले से मौजूद रहते हैं। मान लीजिए पुबर्टी एज के बाद से क्या होता है, ये विकास होता है और विकास होने के बाद से ना ये ओवरी से निकल के कहाँ चले जाते हैं, सब फ्लोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। ये ओवरी से निकल के ओवम कहाँ चले जाते हैं, फ्लोपियन ट्यूब में। ये हमारा फ्लोपियन ट्यूब है, फ्लोपियन ट्यूब FT। देखिए फ्लोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। और देखिए मान लीजिए कभी किसी ने कोई महिला या फिर कोई संबंध बनाती है तो ये जो स्पर्म होते हैं सर्विक्स में आके, नॉर्मली ये वाला भाग क्या होता है, सर्विक्स होता है, सर्विक्स में चले जाते हैं, डिस्चार्ज होते हैं जैसे सर्विक्स में स्पर्म। तो स्पर्म इधर के जाने के बाद से अब हम बताए थे इन लोगों के पास माइट्रोकांडिया होता है। ओवम के पास माइट्रोकांडिया नहीं होता है। ओवम के पास माइट्रोकांडिया नहीं होता है कि ये खुद से चल के स्पर्म के पास आए। स्पर्म को जाना होता है किसके पास, ओवम के पास, क्योंकि स्पर्म के पास क्या होता है, माइट्रोकांडिया पाया जाता है। और ये क्या करते हैं, अपने पूंछ को, नॉर्मली इनका शेप कैसा होता है, ऐसा होता है, और अपने पूंछ को क्या करते हैं लोग, हिलाते हैं और आगे की तरफ जाते हैं। इनकी संख्या लगभग 20 लाख के आसपास होती है। और देखिए इनके पास आंख होता है नहीं कि डायरेक्टली ओवम के पास जाएंगे, बहुत सारी मात्रा में कुछ इधर की तरफ चले जाते हैं तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि इधर तो ओवम बन नहीं रहता है। एक मंथ में एक ही तरफ ओवम बनता है, कुछ जाके डायरेक्ट ऊपर की तरफ लौट जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं ना ओवम, वो किधर की तरफ जाते हैं, ये ओवम की तरफ जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है ओवम और ये क्या है, स्पर्म। और देखिए वहां तक ओवरी तक, सॉरी ओवम तक वही पहुंच पाता है जो स्पर्म क्या होता है, बहुत मजबूत और सबसे ताकतवर होता है। देखिए जाएगा ना तो ये ओवम में क्या करेगा, ओवम में नॉर्मली ओवम से टकराएगा और ओवम को क्या करेगा, छेद के अंदर डूब जाएगा। जैसे ये वो छेदता है ना, अंदर छेद करता है ना, वैसे सब एक एक आ पाते हैं, सब उखड़ लगे जुट जाते हैं सब। लेकिन नहीं, वो कोई एक ही अंदर जा पाता है। और देखिए जैसे जाएगा ना तो ये क्या होगा ना, जाएगा, फिर देखिए ये जब जाएगा ना तो ये जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी ना तो ये डूबते डूबते डुबुरते 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 आके यूट्रस में क्या हो जाता है, यहाँ चिपक जाता है। क्या करता है, यहाँ यूट्रस के किनारे पे चिपक जाता है, जिसको प्लेसेंटा कहा जाता है। नॉर्मली प्लेसेंटा लीच की तरह से चिपक जाता है प्लेसेंटा। उसमें गर्भनाल जो होता है, प्लेसेंटा यानी उस एक गर्भनाल की वो क्या हो जाती है, वो निर्माण हो जाता है, जिससे उसको भोजन प्राप्त होता है। देखिए इसमें चिपक, और जब ये चिपक जाता है ना बाबू, तो फिर देखिए फिर ये ओवम का बनना और फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए सब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। नॉर्मली देखिए वो आप लोग को बता देते हैं कि अगर एक ओवम, कभी कभी ऐसा होता है ना, देखेंगे आप लोग को जुड़वा बच्चा कैसे हो जाता है। आप लोग कहेंगे सर जुड़वा बच्चे कैसे हो जाता है, थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू। देखिए हम बता रहे हैं ना आप लोग को कि जुड़वा बच्चे कैसे हो जाते हैं। अगर एक ओवम से अगर 2 स्पर्म, एक ओवम से अगर कोई 2 स्पर्म विद एट सेम टाइम, अगर एक के समय में ना अगर दोनों इंटर मार देने में, दोनों एक के साथ एंट्री मार दें, तो उस कंडीशन में जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। और इन दोनों का शकल क्या होगा बाबू, अलग अलग होगा।
इन दोनों का शकल क्या होगा, अलग अलग। देखिए किसी एक ओवम से अगर कोई 2 स्पर्म एक ही बार मार दे टक्कर ना, एक ही बार टक्कर मार देता है यानी कि निषेचन कर लेता है ना, तो इनका शकल कैसा होगा, दोनों का शकल अलग अलग होगा। और ये जुड़वा बच्चे होंगे, हो सकता है कोई एक लड़का और हो सकता है कोई एक लड़की हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो 20 लाख स्पर्म मान लीजिए इसमें है ना, तो इसमें कुछ एक्स ग्रुप वाले और कुछ क्या होंगे, वाई ग्रुप वाले। मान लीजिए कोई एक एक्स वाला और कोई वाई वाला हो, तो जब ओवम से निषेचन करेगा ना, तो ये क्या होगा, हो सकता है कोई एक लड़की हो और कोई एक लड़का हो। इन दोनों का शकल क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई 2 स्पर्म एक के में सटा हुआ हो और बीच में कोई जाके ना, सॉरी कोई ओवम हो, 2 ओवम हो और उसमें बीच में कोई जाके स्पर्म क्या कर दे, एंट्री मार देना, तो ये क्या हो जाएंगे बाबू, इस कंडीशन में भी जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। या तो दोनों लड़के होंगे या फिर दोनों लड़कियां होंगी, लेकिन दोनों का शकल कैसा होगा, दोनों का शकल बाबू सेम होगा। इसमें इस कंडीशन में दोनों का शकल क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। देखिए जब ये ओवम अलग रहते हैं ना, जब ये ओवम और ये स्पर्म अलग रहते हैं ना, तो इसको क्या कहते हैं, ये युग्मक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, युग्मक। ये कहलाएगा मादा युग्मक और स्पर्म क्या कहलाएगा, नर युग्मक। युग्मक किसको कहते हैं बाबू, देखिए जब ओवम और ये स्पर्म दोनों अलग अलग रहते हैं ना, तो स्पर्म कहलाएगा नर युग्मक और जो ओवम है ये क्या कहलाएगा, मादा युग्मक। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो मिलके जाइगोट बनाते हैं। मिलने की प्रक्रिया क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट जब कर लेते हैं ना, तो ये कहाँ आ जाते हैं, जाइगोट करने के बाद से यूट्रस में आ जाते हैं। यूट्रस में क्या आ जाता है बाबू, यूट्रस में भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं। और भ्रूण तब तक कहा जाता है ना, जब तक कि वो पेट में है। उसको बच्चा तब तक नहीं कह सकते हैं जब तक कि वो क्या हो जाए, गर्भाशय से बाहर ना आ जाए। जैसे गर्भाशय से बाहर आ जाएगा ना, तब उसको क्या कहेंगे, बच्चा कहेंगे। समझ में आ रहा ना, जब तक यूट्रस में तब तक क्या होता है, भ्रूण होता है। और ये यूट्रस में बच्चा जो पलता बढ़ता है ना बाबू, यूट्रस में पलता बढ़ता है। देखिए जो बच्चा होता है ना, ऊपरी एक उसके परत एक झिल्ली होती है जिसको नॉर्मली इम्यूटिक सेक कहते हैं। उस झिल्ली को क्या कहते हैं, इम्यूटिक सेक कहते हैं। इसको इम्यूटिक सेक कहा जाता है। नॉर्मली इसको क्या कहते हो, इम्यूटिक सेक कहा जाता है। देखिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ना, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हमारा एफटी होता है, यानी फ्लोपियन ट्यूब होता है। ये हमारा क्या होता है, फ्लोपियन ट्यूब। नॉर्मली जो महिलाओं में कहते हैं नसबंदी, तो महिलाओं में नसबंदी नहीं होता बाबू। नॉर्मली देखिए महिलाओं में ये नली बंदी होती है। इसको क्या करते हैं, इसी को काट के और पूरे यूट्रस को क्या करते हैं बाबू, बाहर निकाल लेते हैं। समझ में आ रहा ना। तो महिलाओं में जो नली बंदी होता है ना, ये महिलाओं में नसबंदी नहीं बाबू, नली बंदी कहते हैं। और महिलाओं में जो नली बंदी उसको कहते हैं ना, देखिए ये ट्यूब होता है ना, समझ में आ रहा ना। देखिए हम लोग पुरुष वाले में पढ़े थे, पुरुष में नसबंदी होता है क्योंकि उसमें वेस्ट डिफरेंस नस होता है और नस को काट देते हैं तो वेस्कोटॉमी होता है। लेकिन इसमें नली को ट्यूब को काटते हैं तो इसमें ट्यूबुकोटॉमी होता है, ट्यूबेकोटॉमी। महिलाओं में नली बंदी को क्या कहा जाता है, नॉर्मली ट्यूबुकोटॉमी कहा जाता है। ये हमारा पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ फीमेल था और रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया था। जो भी हम लोग देखे हैं गैमेट और जाइगोट और इम्ब्रा। अगर इससे किसी को कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, हम उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना देंगे।